हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी आने वाला जो वीक रहेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो मार्केट में जो बड़े बड़े फॉल हो रहे थे या फिर बहुत बड़ी बड़ी जो राइज हो रही थी, उसका जो मेन रीज़न था कि अमेरिकन मार्केट्स में डाउ जोन्स में रात को बहुत बड़े बड़े फॉल या फिर बहुत बड़ी बड़ी राइज हो जाती थी और उसी का इम्पैक्ट फिर इंडियन मार्केट्स पर और अन्य मार्केट्स पर होता था। अभी काफ़ी जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं तो उनको उसमें समझ में नहीं आता है कि यार ये हो क्या गया है, कल तक इतना बुलिश चल रहा था और आज इतना बड़ा फॉल क्यों है, या फिर कुछ दिनों से अगर इतना स्टेबल चल रहा था और आज इतना बड़ा क्यों राइज हो गई। तो बेसिकली उसका रीज़न ये अमेरिकन मार्केट्स की वजह से था। कभी कभी रिसेशन फियर आ रहा था तो कभी कभी मार्केट वापस ये डिनोट कर रहा था कि उनकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी स्टेबल है। अभी करीबन काफ़ी दिनों से यूएस मार्केट्स एक डिसीजन के लिए रुके थे कि क्या आगे जाके रेट कट्स होंगे, और उसी की वजह से जो मूवमेंट हमें दिखाई दे रही थी उसका कारण यही था कि उनको अगर ये लग रहा था कि अगर रेट कट्स हो सकते हैं तो फिर बहुत बड़ी राइज, और उनको ये लग रहा था कि शायद रेट कट्स नहीं होंगे और उसके कारण फिर बड़े बड़े फॉल्स थे। अभी उन सब चीज़ का ये जो डिसीजन आने वाला है 17 और 18 को उसका डिसीजन आ जाएगा, मतलब इसी वीक में उनका डिसीजन आ जाएगा कि रेट कट्स क्या होने वाले हैं और अगर होंगे तो कितने होंगे। अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट्स में जो एक्सपेक्टेशन है वो ऐसी है कि रेट कट्स इस बार ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लग नहीं रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरीके की उनके हालात है तो वो कुछ हद तक अभी रेट कट्स करेंगे और आगे जाके फिर बाकी मतलब जो स्कोप रहेगा आगे जाके भी रखेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी कुछ हद तक रेट कट्स कर पाए। और सारे के सारे अगर इस बार कर दिए तो शायद अगले टाइम पर उनके पास कुछ स्कोप नहीं रहेगा और उसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि बहुत बड़ा रेट कट होगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा रेट कट होता है तो उसके वजह से मार्केट्स में काफ़ी अच्छी राइज दिखाई देगी। लेकिन ऐसे जो मार्केट्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा अपेक्षा बढ़ जाती है कि बहुत अच्छा होने वाला है और उसमें अगर इन्वेस्टर डिसअपॉइंट हो जाते हैं या फिर नाराज़ हो जाते हैं, मतलब अगर रेट कट्स नहीं अगर होते हैं या फिर कम अगर होते हैं, तो उसको मुझे ऐसे लगता है कि जो मार्केट्स रहेगी वो काफ़ी नेगेटिवली ले सकते। अभी और एक जो डिसीजन रहने वाला है वो बैंक ऑफ जापान का रहने वाला है। अभी जैसे कि यूएस मार्केट्स में जो क्यूरियोसिटी है कि क्या यहाँ पे रेट कट्स हो गए, तो वैसे उसके अपोजिट बैंक ऑफ जापान में है। बैंक ऑफ जापान के लिए इसके लिए रुके कि क्या यहाँ पे रेट हाइक होगा। एक्चुअली पहले अगर देखा जाए तो काफ़ी साल मतलब कभी उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक किया ही नहीं था बैंक ऑफ जापान ने, और जब उन्होंने पहली बार अभी किया तो उसकी वजह से बहुत बड़े फॉल मार्केट्स में दिखाई दिए। क्योंकि यूजुअली होता क्या था कि जीरो इंटरेस्ट पर पैसा मिलता था तो लोग क्या करते थे कि जापान से मान लीजिए बहुत 100 करोड़ 200 करोड़ अगर पैसे ले लिए और उसको लेने के बाद फिर कहीं और इन्वेस्ट करते थे। अभी लोन पे दे दिया, उनको इंटरेस्ट रेट देना नहीं है तो सिर्फ उनको कितना देना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट देनी है। और यहाँ पे अगर वो 10% 12% अगर वो कर पाते, उतना प्रॉफिट कर पाते या उतने रिटर्न जनरेट कर पाते तो काफ़ी बेहतरीन था। लेकिन उसमें जब उन्होंने रेट हाइक किया तो क्या हो गया कि जो लोगों ने ये सोचा था कि यहाँ पे ये जो डिफरेंस करेगा कि यहाँ से इतना पैसा लेगी और वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे सेफ साइड पर या फिर बहुत हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पर या फिर लो रिस्क लो रिवॉर्ड पर, तो उनका पूरा कैलकुलेशन बिगड़ गया। क्योंकि यहाँ पे भी उनको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जो पहले नहीं देना पड़ रहा था वो अभी देना पड़ेगा। अभी उस पर यही ध्यान रहेगा कि क्या यहाँ पे रेट हाइक अगर और होती है, मतलब अगर रेट्स को बढ़ाया जाता है तो फिर उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट मुझे ऐसे लगता है कि सारे ग्लोबल मार्केट्स पर हो सकता है। अभी एक जो चीज़ है कि जो लोग सोचते होंगे कि बैंक ऑफ जापान का और हमारा क्या संबंध है या फिर वर्ल्ड का क्या संबंध है, यूएस का तो भी ठीक है, यूएस का समझ में आता है, लेकिन इनका यही है कि यहाँ से बैंक ऑफ जापान से जो पैसा लिया गया है लोगों ने, तो वो इन्वेस्ट कहाँ पे किया है? लोगों ने ग्लोबली मार्केट्स में इन्वेस्ट किया है। कुछ इंडियन मार्केट्स पर होगा, कुछ यूएस मार्केट्स पर होगा, कुछ अन्य मार्केट्स पर होगा। तो वो अगर वहाँ से पैसा अगर निकालेंगे तो वहाँ पे फॉल होगा, और वहाँ पे अगर फॉल होगा तो फिर वो ग्लोबली एक टेंशन का ही वातावरण बनेगा, तो उस पर भी एक ध्यान रहेगा। तो ये दोनों सिनेरियोस को काफ़ी क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। और अभी भी अगर देखा जाए तो कल बहुत बड़ी राइज, मतलब 400 पॉइंट्स की थर्सडे को राइज दिखाई दी थी मार्केट्स, जो किसी को समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा राइज क्यों हुआ। तो उसमें काफ़ी लोगों ने अलग अलग उनकी ये लगाया कि क्या हुआ। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमने जो हमारे ग्रुप में डाल दिया था कि शायद मार्केट यहाँ से जा सकता है ऊपर, और हमारा जो पेड ग्रुप था उसमें भी हमने करीबन बाय का ही कॉल दिया था या फिर बाय का ही दिया था। वो क्यों दिया था? क्योंकि एक्चुअली अगर ऑप्शंस का डेटा अगर देखा जाए तो क्लियरली ये डिनोट कर रहा था कि काफ़ी बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोगों ने कॉल्स को शॉर्ट किया था। और तब होता क्या है कि मान लीजिए अगर किसी ने अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर बहुत क्वांटिटी अगर शॉर्ट की होगी और उसके ऊपर अगर प्राइस अगर निकलती है तो फिर वो उनके जो स्टॉप लॉसेस है वो ले लेते हैं, मतलब वो क्या होता है उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं।
और उसके कारण क्या कि वो वापस नई पोजीशन नहीं बना पाते और उसको ट्रिगर करते करते कभी कभी बहुत बड़ी राइज मार्केट में दिखाई दे जाती है। और इस केस में कैसा होता है कि मार्केट ऊपर निकलते जाता है और जो पोजीशन, जो शॉर्ट साइड पर पोजीशन कोई बना नहीं पाता है क्योंकि उनके पहले ही स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए होते, तो उसकी वजह से शॉर्ट पोजीशन नहीं बनती और फिर जो बायर्स होते तो बायर्स एक्टिव होकर मार्केट को ड्राइव कर दे। तो ये सारी चीजें और आने वाले वीक में भी ये सारे इवेंट्स है। तो इन सारे इवेंट्स में और इन सारी चीजों में हमारी मूव कैसी रहनी चाहिए, तो उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो करीबन 25,330 ये थी, जो कि पास्ट हाई थी। और यूजुअली क्या होता है कि पास्ट हाई जो होता है तो उसको ब्रेक करने में कुछ हद तक रेजिस्टेंस फेस करना होता है, और वो अगर ब्रेक होती है तो वो एक ब्रेकआउट माना जाता है और कुछ हद तक अपर मूवमेंट हमें दिखाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, कभी कभी एक ब्रेकआउट होता है और उसके बाद उसको फेक फॉल्स या फिर फेक ब्रेकआउट भी माना जाता है। तो वो कैसे समझ में आता है, वो अगर देखा जाए कि नेक्स्ट जो कैंडल बनाई थी, नेक्स्ट कैंडल ये रेड कैंडल थी, लेकिन ये रेड कैंडल भी बनी थी लेकिन उसका जो क्लोज उसने दिया है तो इस लेवल के ऊपर दिया है, मतलब 25,330 इस लेवल के ऊपर दिया है। उसने ऑफकोर्स नीचे तक वो गई थी उस लेवल के, लेकिन उस नीचे जाने के बाद उसमें बाइंग आई और जो सस्टेन जो किया है तो उसके ऊपर किया, ये एक अच्छी खबर होती है या फिर ये अच्छी साइन होती है। अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो 25,330 मेरा ये स्टॉप लॉस रहेगा और आने वाले टाइम में मुझे ऐसे लगता है कि ये अगर 25,330 अगर ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे 500 पॉइंट्स की भी अपर साइड पर मूवमेंट दिखाई दे सकती है, जो कि मुझे ऐसे लगता है ये हाई रहेगा, मतलब यहाँ तक जा सकती है, जो कि 25,850 ये रहेगा। अभी जब ये ब्लू स्काई जोन जब होता है तो बेसिकली ना तब आप बहुत छोटे छोटे ट्रेड करके काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर पास लेवल्स नहीं होते। और फिर उसकी वजह से आप कैसे जज करते हो, तो आप ऑप्शन चेन का डेटा हो गया तो उसमें से आपको काफी आइडिया कोई कौन सा हाई रह सकता है या फिर कौन सा टॉप रह सकता है। तो बेसिकली इसमें मैं जो ट्रेड बनूंगा, अगर अपर साइड पर अगर रहेगा तो मैं 25,850 तक उसको होल्ड करूंगा। शॉर्ट ट्रेड मेरा तब बनने वाला है जब 25,330 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है, मतलब इसको ब्रेक करके अगर निफ्टी अगर सस्टेन करता है तो उसमें फर्स्ट टारगेट मेरा ये लेवल रहेगी जो कि 25,117 रहेगी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आने के बाद वहां से बाउंस बैक भी दिखाई दे सकता है, मतलब वहां से बाउंस बैक आ सकता है। अगर ये लेवल अगर ब्रेक होती है और नीचे अगर रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 24,800 ये डाउनवर्ड साइड पर रहेगी, मतलब 500 पॉइंट्स की मूवमेंट डाउनवर्ड साइड पर आ सकती है या फिर 500 पॉइंट्स की मूवमेंट अपवर्ड साइड पर भी आ सकती है। अभी इसको ड्राइव करने वाली चीजें कौन सी है, तो एक यूएस फेड का डिसीजन रहेगा और जापानीज बैंक का भी एक डिसीजन जो रहेगा वो काफी क्रूशियल देखना होगा। और आप अगर हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं होता, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कुछ भी अगर लेवल्स आते हैं या फिर अपडेट्स आते हैं हम उसमें अपडेट करते रहते हैं। जैसे निफ्टी उसके ऑल टाइम हाई के ऊपर है, उसी तरीके से बैंक निफ्टी उसके ऑल टाइम हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया है, जो कि काफी ऑब्वियस भी था क्योंकि बैंक निफ्टी में उतनी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही थी जितनी निफ्टी में दिखाई दे रही थी, क्योंकि कुछ हद तक डिपॉजिट ग्रोथ की भी बात थी, कुछ हद तक बैंक्स को भी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अभी कौन से जो न्यूज है उसका इंपैक्ट किस तरीके से हो सकता है और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिस तरीके से निफ्टी ने ब्रेक किया था अभी उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी जो क्रूशियल लेवल है वो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट थी, जो कि 51,637 थी। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आया था और वहां से फिर हमें फॉल दिखाई दिया था। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो इस लेवल को टच किया था और उसके बाद फिर वापस इस लेवल तक वो आई थी। लेकिन सिर्फ इस लेवल के ऊपर रहना ही नहीं, यहाँ मतलब उसको टच भी किया लेकिन वहीं से उसने सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक किया। मतलब हो क्या रहा है, मतलब ये जो लेवल थी 51,630 ये जैसे मैं आपको कहा कि इंपॉर्टेंट लेवल हो जाती है, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल पहले सपोर्ट का काम करती। तो हो क्या रहा है, जैसे कि मैंने आपका कहा कि 51,637 या फिर 650 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो चुकी थी। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल क्या होती है, जो पहले जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी तब उसको ब्रेक करने के बाद वो एक सपोर्ट का काम कर रही है और वहां पे आने के बाद वहां से बाइंग प्रेशर आ रहा है, मतलब बाइंग आ रही है, मतलब लोगों का सोच क्या हो रहा है कि इसके नीचे वो नहीं रह सकती या फिर इसके नीचे अभी नहीं आएगी। तो कुछ हद तक बैंक निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में कुछ हद तक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए ये जो जोन रहेगा ये मुझे ऐसे लगता है कि नो ट्रेड जोन रहेगा और उसकी वजह से मुझे ऐसे लगता है कि इस लेवल को ब्रेक करने के लिए या फिर ऊपर रहने के लिए वेट करना चाहिए। और अगर 52,215 अगर ब्रेक होती है तो फिर उसमें मेरा एक बाय ट्रेड बनेगा और मेरा टारगेट ये रहेगा जो कि 52,788 या फिर 52,800 ये मेरा टारगेट रहेगा। अभी ये ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये भी जो लेवल है जो 52,200 है तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल काम कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो काफ़ी बार बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक करने में दिक्कत आई है, क्योंकि वहाँ पे वो पहले उसका सपोर्ट था तो उसको कुछ हद तक ब्रेक करने मुझे ऐसा लगता है दिक्कतें आ सकती है।
लेकिन वो अगर ब्रेक होती है तो फिर इस लेवल तक जा सकती है। बेरिश ट्रेड अगर देखा जाए तो बेरिश ट्रेड बैंक निफ्टी में तभी बनेगा अगर 51,637 ये लेवल अगर ब्रेक होती है। ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि 51,000 यहाँ तक एक बार बैंक निफ्टी आ सकती है, तो ये मेरा टारगेट बन जाएगा। लेकिन ये तभी बनेगा अगर 51,637 के नीचे अगर बैंक निफ्टी रहती है। तो ये सारे मेरे लेवल्स रहेंगे आने वाले टाइम के लिए, आने वाले वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। धन्यवाद।